हेलो बच्चों, आज क्लास 11 की फिजिक्स शुरू करते हैं। क्लास 11 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। हालांकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको फिजिक्स समझनी है या फिजिक्स को फील करना है तो आपको ये चैप्टर आना चाहिए। इसका नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर फर्स्ट, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। अब इसमें टॉपिक क्या क्या है जो आपको कवर करने हैं, जो देखने हैं। पहला टॉपिक इसका जो बनता है वो है भौतिक है क्या, व्हाट इज द फिजिक्स। दूसरा है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड हैं। तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है, फिजिक्स का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो चीज आपको देखनी है। फिर भौतिक फिजिक्स का स्कोप क्या है, मतलब स्कोप का मतलब सिलेबस कौन कौन से हैं जो आपको कवर करना है, 11th और 12th दोनों मिला के। फिजिक्स का स्कोप और एक्साइटमेंट, मतलब फिजिक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए, मतलब क्यों कोई चीज, मतलब फिजिक्स हमें क्या करने के लिए प्रेरित करती है, अंदर से किस चीज की एक्साइटमेंट दिलाती है, ये चीज आपको देखनी होगी। फिर यहाँ टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में रिलेशन क्या है, या ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं। जब आप फिजिक्स लगाते हैं तो टेक्नोलॉजी बनती है, और टेक्नोलॉजी बनाते हैं फिजिक्स बनती है, ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और नेचर में कौन से फंडामेंटल फोर्स, रूट फोर्स कौन कौन से उपस्थित हैं, ये चीज हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। वीडियो पॉज करिए, पॉज करके चैप्टर नंबर फर्स्ट नेम फिजिकल वर्ल्ड टॉपिक नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द फिजिक्स। हेडिंग आप लगाएंगे भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स सर, हमने फिजिक्स 9th 10th में पढ़ रखा है। प्रतिरोध होता है, ओम का नियम पढ़ा है, प्रतिरोध पढ़ा है, गति विषयक नियम न्यूटन पढ़ लिया, यही फिजिक्स है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब से बहुत बड़ी है फिजिक्स। देख, ब्रह्मांड में या इन नेचर जो कुछ भी हो रहा है, इन नेचर या ऐसे नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो हर एक चीज किसी न किसी मूल नियम, कुछ नियमों या सिद्धांत के अंतर्गत, नियमों या सिद्धांत के अंतर्गत हो रहा है। सुनेंगे, यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगाते हैं, मार्कर को छोड़ने पर मार्कर नीचे जाता है, आप चलते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कुछ भी, एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज फिजिक्स। अब कोई चीज अगर हो रही है, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसका फ्यूचर क्या है, ये तमाम चीजें आप जिस साइंस की ब्रांच में समझते हो वो फिजिक्स है। सुनो मेरी बात ध्यान से फिर से एक बार। इन यूनिवर्स anything which is happening is under some laws and principle, and those laws and principle are called physics। फिर से मेरी बात नहीं समझ में, ब्रह्मांड में होने वाली कोई भी घटना किसी नियम या सिद्धांत के अंतर्गत घटित होती है। इन्हीं नियमों और सिद्धांतों को हम साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसी ब्रांच को हम फिजिक्स कहते हैं।
इन नेचर, प्रकृति में जो कुछ भी होता है। या तो दूसरी डिफिनेशन आप ये बना सकते हैं, प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना, प्रकृति में घटित कोई भी घटना क्यों और कैसे हो रही है, ये तमाम चीजें जिस साइंस की ब्रांच में आप पढ़ेंगे उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। ब्रह्मांड में या नेचर में होने वाली कोई भी घटना क्यों और कैसे हो रही है, ये तमाम चीजें हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और एक चीज, आप इस घटना का भविष्य निर्धारित कर सकते हो। क्या निर्धारित कर सकते हो, भविष्य निर्धारित कर सकते हो। अब पूरी चीज, क्वेश्चन था व्हाट इज फिजिक्स। पहली चीज, ब्रह्मांड में होने वाली कोई भी घटना जिन नियमों या सिद्धांतों के अंतर्गत घटित होती है उन्हीं नियम या सिद्धांतों को हम फिजिक्स कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन जो आपने कही, नेचर में होने वाली कोई भी घटना क्यों और कैसे हो रही है, वही फिजिक्स है। फिजिक्स एक चीज और बताती है कि हो उस घटना का भविष्य क्या है। एग्जाम्पल सुनो मेरी बात। सपोज करो ये मार्कर, इसको मैं छोड़ूं नीचे आएगा, फ्री फॉल है। अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछूं कि ये क्यों हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर किस चीज का, ये मार्कर जब मैंने छोड़ा तो गिरा, गिरा तो क्यों गिरा, गिरा था ग्रेविटेशन। दूसरी चीज कैसे, जब गिर रहा था, गिरते समय इसका वेग क्या है, कितने समय बाद ये पृथ्वी से टकराएगा, या कितने समय बाद ये मेरी हथेली से टकराया, ये हाउ ही तो है। अब बात यह आएगी कि अगर मैं 200 मीटर ऊंचाई पर इसको लेकर चला जाऊं और 200 मीटर पर छोड़ दूं, 200 मीटर पर छोड़ने के बाद 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। 3 सेकंड बाद मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल, फिर से मेरी बात सुनो। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो आपके पास वाटर की एक बूंद है, या वाटर है आपके पास, उसमें से आपने एक बूंद निकाली या कुछ निकाला और आपने टेबल पे गिरा दिया। आपके पास वाटर है, वाटर में से आपने एक ड्रॉप निकाली, ड्रॉप निकाल के आपने किसी टेबल पे अपनी हथेली पर गिरा दिया। जब आपने हथेली पर गिराया तो उस जो वाटर ड्रॉपलेट है, चौकोर तो बननी नहीं है, वृत्ताकार बनेगी नहीं, जब भी बनेगा गोलाकार बनेगा। अब पहली बात ये है कि गोलाकार क्यों बनी, आंसर है पृष्ठ तनाव। इसका आंसर क्या है, पृष्ठ तनाव। अब कैसे की बात आएगी, कैसे, जब वो गोल बना तो उसकी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, उसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं, उसका आयतन हम निकाल सकते हैं। किसका, उस जल की बूंद का। तो क्या क्या पता चल गया हमें, रेडियस पता चल गया, उसका वक्र पृष्ठ पता चल गया, उसका आयतन पता चल गया। तो अब उसका भविष्य क्या है। सपोज करो उसी वाटर के टैंक में हमने एक स्ट्रॉ समझो ना, पाइप, एक स्ट्रॉ डाल दिया। स्ट्रॉ डालने के बाद आप जानते हैं कि वो जो पानी है वो उस स्ट्रॉ में ऊपर आएगा, कैपिलरी एक्शन कहते हैं इसको, कैपिलरी। जब वो ऊपर आएगा तो कितनी ऊंचाई तक आया ये बताना, कैसे निकालेंगे, रेडियस पता है, सरफेस टेंशन पता है, फार्मूले में रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब पूरी चीज जितनी आपने पढ़ी है क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से बात देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी है क्या। तो सिंपल सी चीज, ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना या कोई भी घटना जिन नियमों या सिद्धांतों के अंतर्गत होती है उन नियमों या सिद्धांतों को हम भौतिकी कहते हैं। दूसरी चीज या दूसरी डिफिनेशन अगर आपको देनी हो तो नेचर में कोई भी घटना क्यों और कैसे हो रही है और उस घटना का भविष्य क्या है, ये तमाम चीजों को जान लेना ही फिजिक्स है। एग्जाम्पल अगर आपको देना है, ये
कोई भी चीज आप छोड़ते हैं तो धरती पर ही क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। अब भविष्य उसका क्या है? भविष्य ये है कि छोड़ने के बाद 1 सेकंड बाद कितना वेग, 2 सेकंड बाद कितना वेग, बाद का मतलब फ्यूचर। फ्यूचर ही तो आप डिसाइड कर रहे हो। इसके बाद तमाम एग्जाम्पल है, आप चल रहे हैं, अगर सतह चिकनी है तब भी नहीं चल पाएंगे, सतह खुरदुरी है तब भी नहीं चल पाएंगे, बहुत ज्यादा कीचड़ में चल रहे हैं तब भी नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? रीजन है फ्रिक्शन है, घर्षण बल ज्यादा है, आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसका विरोध घर्षण कर रहा है, इसलिए आप चलने में आपको परेशानी हो रही है। तो कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, आपकी पेन की क्वालिटी, आप लिखते समय कितना फोर्स, कितना टाइट पकड़, तमाम चीजें जो कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग which is happening in the world is under some laws and principle। और इन्हीं laws और principle का की स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं वही साइंस की ब्रांच क्या है? फिजिक्स। एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, आप कुछ भी जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, जो कुछ भी आपके पास है, क्यों और कैसे हो रहा है, यही जान लेना फिजिक्स है। दूसरी चीज या दूसरा जो टॉपिक आपने बनाया है, रिलेशन, गणित व भौतिकी, भौतिक में संबंध, रिलेशन बिटवीन मैथ एंड फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स में रिलेशन क्या है? देखो, पहली बात, अगर जो आपको सेंटेंस लिखना होगा, सेंटेंस ये है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब गणित के बिना भौतिकी अधूरी है और भौतिक के बिना गणित अधूरा है। अगर हम इसको इस तरह से समझें, अगर फिजिक्स किंग ऑफ साइंस है तो मैथ क्वीन ऑफ साइंस है। समझ में कुछ आ गया होगा। जैसे आपने लॉज लगाए, प्रिंसिपल लगाए, लॉज प्रिंसिपल लगाने के बाद आपने कोई फार्मूला डिराइव किया, आपने लॉज लगाया, प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ लगा उगा के देखा कि ये फार्मूला निकल के आया। फार्मूला निकल के आने के बाद आपको जी की वैल्यू पता है, M1 की वैल्यू पता है, M2 की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, रखा फोर्स आ गया। तो कहने का मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हैं। अगर आपको चीजों को ध्यान में रखना है या कोटेशन बना के रखना है, लिखना है, तो आप कोटेशन बना के लिख सकते हैं। इफ फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस देन मैथमेटिक्स विल बी क्वीन ऑफ साइंस। तो समझ में आ जानी चाहिए कि चीज फिर से फिजिक्स क्या बनेगा। फिजिक्स इज मतलब फिजिक्स वे नियम और सिद्धांत हैं जिनसे ब्रह्मांड में होने वाली तमाम घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरी चीज या दूसरी डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो ब्रह्मांड में या नेचर में कोई भी चीज क्यों और कैसे हो रही है और उस घटना का भविष्य क्या है, ये चीज जानना ही फिजिक्स है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में रिलेशन क्या है? मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तीसरा टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हैं, तीसरा टॉपिक होगा भौतिकी के मूलभूत सिद्धांत। तीसरा टॉपिक भौतिकी के मूलभूत सिद्धांत। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंसेस, सॉरी साइंसेस नहीं, फिजिक्स। देखो बेटा, भौतिकी के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। भौतिकी के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। पहला है
एकीकरण। अगर एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो ये चीज मेंशन है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिफिकेशन। दूसरा है न्यूनीकरण, इसको कहा जाता है रिडक्शनिज्म। एक बात अगर हम पूरा फिर से लिंक करना चाहें तो हमने पढ़ना शुरू किया व्हाट इज द फिजिक्स। फिजिक्स नेचर में जो कुछ भी हो रहा है क्यों और कैसे हो रहा है और तथा उस घटना का भविष्य क्या है। ये हम साइंस की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरी है, फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स अधूरी है। इसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया कि भौतिकी के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। भौतिकी के मूलभूत सिद्धांत, दो सिद्धांत हैं, पहला है एकीकरण और दूसरा है न्यूनीकरण। वीडियो पॉज करके नोट करिए। पहली हेडिंग आप लगाएंगे एकीकरण, यूनिफिकेशन। फिजिक्स में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या कुछ ऐसे लॉज हैं जिनसे पूरी की पूरी फिजिक्स की ब्रांच समझी जा सकती है। नहीं समझ में आएगा सुनने के बाद ध्यान से। इन फिजिक्स कुछ ऐसे नियम कानून हैं या नियम और सिद्धांत हैं जिसके द्वारा हम पूरी की पूरी फिजिक्स की ब्रांच समझ सकते हैं या एक बहुत बड़े सिस्टम को हम समझ सकते हैं। जैसे या आप ऐसे अगर इसकी डिफिनीशन लिख लिए हो बुक में देखिएगा, अगर आप उसको डिफिनीशन लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे आप कि जितने भी, मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करूं उसके बाद, एक नियम हो और उस नियम से कई सारी घटनाएं एक्सप्लेन हो जाएं। जैसे एग्जांपल है, तो एग्जांपल से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। गुरुत्वाकर्षण, का नियम आपने 9th में पढ़ रखा है। एग्जांपल है ये एकीकरण का। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करके न्यूटन ने दिया था और कहा था कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r²। आपको द्रव्यमान दोनों पिंडों के पता होने चाहिए, दोनों पिंडों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। अगर इतना सब पता है तो आप कैपिटल G का मान रख के F की वैल्यू निकालें। अब इस गुरुत्वाकर्षण के नियम का हम यूज कहाँ कर सकते हैं। मान लो कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से मतलब अंडर ग्रेविटी गिर रही है, वहां ये नियम काम कर जाएगा, मतलब मुक्त पतन के लिए काम कर जाएगा। दूसरा, ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसी नियम से वो भी ग्रहों व उपग्रहों का परिक्रमण अब सुनो, नियम एक नियम तो यही था, इस नियम से दो घटना एक्सप्लेन हो गई। तो एक कुछ नियमों के द्वारा फिजिक्स की एक ब्रांच समझ लेना यूनिफिकेशन कहलाता है। कुछ नियमों या सिद्धांतों की सहायता से फिजिक्स की एक ब्रांच या फिजिक्स की किसी एक शाखा की व्याख्या कर पाना एकीकरण कहलाता है। दूसरा एग्जांपल, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। दूसरा एग्जांपल, एक साइंटिस्ट थे क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित 4 नियम दिए, ये आप 12th में पढ़ेंगे। पहले नियम से
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो गई। ये 12th का पोर्शन है, ये फर्स्ट क्लास से हो गई। विद्युत धारा ये सेकंड से हो गई। विद्युत चुंबकत्व तीसरे नियम से पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक्सप्लेन हो गया। और चौथे से विद्युत चुंबकीय तरंग फोर्थ लॉ से। सुनो मेरी बात बेटा, ये 12th का फर्स्ट पेपर या जो फर्स्ट बुक है वो पूरी की पूरी यही है। ये पूरी की पूरी किताब मैक्सवेल की 4 नियमों से ही समझी जा सकती है। पहला पार्ट है स्थिर वैद्युतिकी फर्स्ट लॉ। मैक्सवेल के पहला नियम अगर हम लगाएं तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, मतलब खड़े चार्ज का अगर हमको अध्ययन करना हो मैक्सवेल का हम पहला नियम लगाएंगे, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक करंट समझना हो और उससे रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना हो तो हम अगर मैक्सवेल का दूसरा नियम लगाएं तो विद्युत धारा पूरा का पूरा समझ सकते हैं। थर्ड लॉ से विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूरा का पूरा समझा जा सकता है। फोर्थ लॉ से विद्युत चुंबकीय तरंग समझी जा सकती है। तो कहने का मतलब नियम 4 है और उस पूरे 4 से फिजिक्स की पूरी एक ब्रांच आप समझ सकते हो। यही यूनिफिकेशन है, मतलब कुछ नियमों के द्वारा फिजिक्स की पूरी ब्रांच की व्याख्या कर पाना इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए पूरा का पूरा यहाँ तक नहीं तो हो ही गया होगा। आपने फिर से एक बार, क्योंकि पहली बार है, हो सकता है आपको समस्या हो। फिजिक्स क्या है? नेचर में घटित होने वाली कोई भी घटना जिन नियमों या सिद्धांतों के अंतर्गत की जाती है उन नियमों या सिद्धांतों को हम फिजिक्स कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आपने कही कि नेचर में होने वाली कोई भी घटना क्यों और कैसे हो रही है, उस घटना का भविष्य क्या है, इस चीज को समझ पाना या इस चीज की व्याख्या विज्ञान की जिस शाखा में होती है उस शाखा को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद कुछ रिलेशन आपको, कुछ एग्जांपल आपको दिए गए। बहुत जो कुछ भी आप सोचोगे उसमें फिजिक्स है, इन्वॉल्व है। फिजिक्स, विदाउट फिजिक्स कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद फिर आपको ये बताई गई कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में रिलेशन क्या है। आपने ये कहा कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिर इसके बाद आपको ये बताया गया है कि फिजिक्स की जो 2 मूलभूत अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, उसमें पहला है यूनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कि एक नियम से कई घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाना। तो नियम एक, इस नियम से 1 से अधिक, 2 से अधिक, 4 से अधिक घटनाओं को अगर हम अध्ययन कर पा रहे हैं तो वो यूनिफिकेशन है। दूसरा जो है वो है न्यूनीकरण। इसको कहा जाता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे सिस्टमों में तोड़कर पढ़ना। जैसे अगर आपको समझना हो, मतलब एक बड़े निकाय को उसके अवयवी खंडों में तोड़कर एक्सप्लेनेशन देना क्या कहलाता है? न्यूनीकरण कहलाता है। जैसे जनरेटर या हिंदी में जनित्र।
आपने जनरेटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 7 नंबर का आता है यूपी बोर्ड। जनरेटर में आपने देखा था आर्मेचर था एक पार्ट, दूसरा चुंबक था, तीसरा सर्पी वलय था। इसी जनरेटर की बात हो रही। तो कहने का मतलब आर्मेचर का सिद्धांत पढ़ लें, चुंबक पढ़ लें, सर्पी वलय पढ़ लें, ये सब अलग अलग सिद्धांत पे काम करते हैं। इन सभी सिद्धांतों को पढ़ने के बाद, मिलाने के बाद जो चीज बनती थी, जो डिवाइस बन के आती थी, जिसकी फिजिक्स हम पढ़ के आए हैं, वो जनरेटर ही तो थी। या दूसरा एग्जांपल है, सपोज करो कोई भी आप खुद चलते हो, नाम ले लो कुछ, मान लो उदय सर, उदय का चलना। अगर उदय सर चल रहे हैं, उनकी अपनी फिजिक्स होगी, और उसकी फिजिक्स क्या है? उनके पैरों का कुछ काम है। कौन कौन से अंग पहले यूज होते हैं? पहले देखो, पैर, आंख, मस्तिष्क। पैरों का काम क्या है, मस्तिष्क का काम क्या है, आंख का काम क्या है? अगर आपको समझना है, सपोज करो उधर सर कोई एक बुल देखें, बुल का मतलब पता है? सांड, काला वाला जो घूम रहे हैं आजकल। अब वो डेंजरस है, खतरनाक है। उदय सर ने देखा क्या? बुल क्या है? खतरनाक। तो ये बताओ, देखने का काम कौन करेगा? आंख करेगी। आंख करने के बाद, देखने के बाद सूचना किसके पास पहुंचाएगी? मस्तिष्क के पास। आंख ने देखा, खतरनाक लगा, सूचना किसके पास पहुंची? मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क ने ऑर्डर दिया पैर को कि भैया भागो, अदरवाइज, समझी रहे हैं आप? तो ये फिजिक्स ही तो है। देखो, चलने में आपकी पूरा आप एक सिस्टम हो, उस सिस्टम में ये पैर, आंख, मस्तिष्क, ये भी पार्ट है। पैरों का अपना काम है, अपनी फिजिक्स है। आंखों का अपना काम है, अपनी फिजिक्स है। मस्तिष्क का अपना काम है, अपनी फिजिक्स है। तो इन तीनों को मिलाने के बाद, इन तीनों की फिजिक्स मिलाने के बाद ही तो वो भाग पाए। आंखों ने देखा, मस्तिष्क तक सूचना पहुंची, मस्तिष्क के आदेश पर पैरों ने दौड़ना शुरू किया। ये तोड़ कर, पैरों का अपना काम, आंख का अपना काम, मस्तिष्क का अपना काम। तो कहने का मतलब है, एक बड़े सिस्टम को छोटे सिस्टम में तोड़कर, अगर हम स्टडी करें और फिर मिलाने के बाद जो चीज बनती है, या जो प्रिंसिपल निकल के आता है, वही प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म। रिडक्शन का मतलब होता है चीजों को तोड़ना। तो रिडक्शनिज्म, ये फिजिक्स के दो मूलभूत अवधारणाएं हैं। पहली है यूनिफिकेशन, दूसरी है रिडक्शनिज्म, एकीकरण और न्यूनीकरण। चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, पूरी चीज एक एक करके एग्जाम्पल सही नोट करिए। नोट आप कल बना के, क्या शाम तक, अगर आप आज वीडियो पहुंच जाता है तो आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक, और जो और है वो कल। पूरी चीज एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हमने पढ़ना शुरू किया फिजिकल वर्ल्ड। मैंने कहा ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर नहीं आते, मतलब क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है, फिजिक्स की फील लेनी है, तो आपको ये चैप्टर समझना ही होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया फिजिक्स। इससे पहले हम ये पढ़ के आए थे कि ओम का नियम पढ़ लें, रट लें, गति विषय नियम पढ़ लें, 9th 10th में यही तो किया। थोड़ा सा प्रकाशिकी दर्पण पढ़ लें, अपवर्तन पढ़ लें, विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये तमाम चीजों से बहुत बड़ी है फिजिक्स। फिजिक्स ब्रह्मांड में कोई भी घटना क्यों और कैसे हो रही है,
ये जान लेना फिजिक्स है। उस घटना का भविष्य क्या है, ये जान लेना फिजिक्स है। फिर इसके बाद आपने एग्जाम्पल दिया कि पानी की बूंद है, टेबल पर गिराया, टेबल पर गिराने के बाद वो क्यों गोलाकार बनी, आंसर था सरफेस टेंशन, हिंदी में इसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अगर उसी जल में हम कोई बूंद में नहीं, मतलब जिस सिस्टम से आपने एक बूंद निकाली थी उस पूरे सिस्टम में अगर हम स्ट्रॉ डालें, स्ट्रॉ मतलब जो पतली वाली पाइप होती है वो पाइप डालें तो कितनी हाइट तक जल ऊपर आएगा वो हम निकाल सकते हैं। वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरी, क्यों गिरी, गुरुत्वाकर्षण रीजन था, कितनी स्पीड से वो धरती से टकराई, फ्यूचर प्रेडिक्ट है। 1 सेकंड बाद कितना वेग होगा, 2 सेकंड बाद कितना वेग होगा, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन ही तो है। इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया मैथमेटिक्स और फिजिक्स का क्या रिलेशन है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है। किस तरह से कंप्लीमेंट्री है कि विदाउट फिजिक्स मैथमेटिक्स की हम कल्पना नहीं कर सकते और बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे तमाम प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही करनी है। बिना कैलकुलेशन के आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि इतना हमारा रिजल्ट आए। उसके बाद हमने ये पढ़ना शुरू किया फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। दो फिजिक्स के दो मूलभूत नियम है। पहला है एकीकरण। एकीकरण का मतलब एक ही नियम से, एक मतलब कुछ नियमों और सिद्धांतों की सहायता से फिजिक्स की एक पूरी की पूरी ब्रांच समझ लेना। उसमें आप देखेंगे बुक में तमाम एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको अपने से बता दिए। उसके बाद दूसरा था न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर पढ़ना। एग्जाम्पल आपको जनरेटर में आर्मेचर होता है, आर्मेचर का अपना काम है, चुंबक का अपना काम है, सर्किट वलायका का अपना काम है। इन तीनों को मिलाने पर जो एक डिवाइस बन के आई वो जनरेटर, ये फिजिक्स ही तो है। उसके बाद आप कैसे चलते हैं, उनमें पैरों का क्या काम है, आंखों का क्या काम, मस्तिष्क का क्या काम है। अगर हम ये समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कोई भी इंसान कैसे चलता है, उसकी फिजिक्स क्या है। आज तक इतना ही, बाकी का टॉपिक कल क्या परसों, कल तो कल का।